मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस एमएलए ने किया है राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र का आह्वान। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस एमएलए ने किया है हिंदू राष्ट्र का आह्वान। रायपुर में बोली है अनीता शर्मा। उन्होंने कहा है कि हिंदू एक साथ आए सामने और हिंदुओं के लिए बात करें, ये उन्होंने कहा है। सभी हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए। ये कांग्रेस एमएलए की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। कांग्रेस नेताओं ने किया अनीता के बयान से किनारा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस खबर पर हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सत्यम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, जिस तरीके से अभी बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। आपकी एमएलए जो है अनीता जी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? सत्यम जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म की बात नहीं होती, सब समाज की बात होती है। सभी धर्मों की बात होती है। विकास की बात हो सभी धर्मों की, जो भी कार्य होते सभी धर्मों के लिए। तो अनीता शर्मा का बयान हो सकता है वो व्यक्तिगत है, इस बयान से कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सहमत नहीं होता, क्योंकि हमारे विचारधारा में ये बातें हैं नहीं। दूसरी बात, आपने देखा होगा किस तरीके से राग आलापा जा रहा है दूसरे दलों के द्वारा, दूसरे विचारधाराओं के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी में वो विचारधारा ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब आजादी मिली थी देश को, तो आजादी के दौरान 1947 में जब संविधान लिखा गया, तो संविधान में साफ शब्दों में कहा गया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा गया है कि हम सभी दल का सम्मान करेंगे, क्योंकि देश हमारा गुलदस्ते के तरह है। सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय मिलकर के हम रहते हैं। यहाँ हर 10 किलोमीटर पर खान-पान बदल जाती है। लेकिन मुन्ना खान, अभी कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो वहां पर आपने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में आगामी चुनाव है, उसको लेकर आपने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी। ये तो दो तरफा बात कर रहे हैं आप राज्य को देखकर। सत्यम जी, वो बजरंग दल एक दल है, वो उसे किसी समाज का लेना देना नहीं। वो उपद्रवी है, वो उपद्रव करते हैं, इसके लिए किसी समाज का लेना देना नहीं। नहीं हिंदू का, नहीं मुस्लिम का, नहीं सिख का, नहीं ईसाई का, किसी का लेना देना उससे नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पीएफआई हो या बजरंग दल हो, अगर कोई उपद्रव करते पकड़ा गया तो उसे बैन करने का काम कर्नाटक की सरकार करेगी। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी धर्म की बात नहीं है। इसमें बात है कि आप समाज के अंदर रह करके आप जहर घोलने का काम, विष घोलने का काम नहीं करोगे। अगर किसी भी समाज के द्वारा होता है तो हम उसे प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, तब आप लोगों को बड़ा बुरा लगता था, तमाम प्रतिक्रियाएं देते थे, लेकिन अब आपके एमएलए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस पर आपकी सहमति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी नहीं, किसी भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या शीर्ष नेतृत्व हो, किसी की सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि ये राष्ट्र सर्कुलर राष्ट्र है। सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय का नजर रखते हुए ये राष्ट्र बना था और आजादी के बाद से संविधान लिखा गया था। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। अगर बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं समझता हूँ 2024 का जो चुनाव है उसके राग आलापे जा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में कोई ऐसे कार्य नहीं हुआ जो जनता के हित में हुआ हो। आपकी पार्टी भी तो इसी नीति पर चलने लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, मुन्ना खान जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलिया से सामने निकल कर आ रही है। बलिया के जिला अस्पताल में आपको बताते चले कि भर्ती कम से कम 44 लोगों की गर्मी के कारण 15 से 16 जून के बीच मौत होने की सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इसे लेकर डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है, कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं
और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि विवाद के बाद आदिपुरुष पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फिल्म के लिए बीजेपी सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। उन्होंने कहा है कि किस रामायण में सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बड़ा बयान संजय सिंह का सामने निकल कर आया है। और बीजेपी को ना तो हिंदू धर्म में यकीन है, ना भगवान राम को मानते हैं। यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे भगवान राम का अपमान हम नहीं सहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, फिल्म आदिपुरुष को लेकर लगातार बवाल चल रहा है और अब इस पर सियासत भी होने लगी है। जरूर सत्यम, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो आदिपुरुष आया है उसके बाद से जो मूवी की रिव्यू आई है वो साफ तौर पर जनता का आक्रोश दिखाता है। जो लोग मूवी देख के आए उनका आक्रोश जताता है कि वो जो पूरी मूवी है वो रामायण के ऊपर बनी हुई है, पर उस मूवी में जिस तरीके का डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है वो काफी सराहनीय नहीं है। क्योंकि जो हमने रामायण में पहले देखा कि जिस तरीके से सहजता से और काफी शुद्ध शब्दों से, पवित्र शब्दों का उसमें ये हुआ यूज किया गया उस शब्दों का, पर इस आदि पुरुष में उसका उलट है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार हमलावर इसलिए है क्योंकि भाजपा लगातार धार्मिक चीजों पर हमेशा से आगे खड़ी होकर आई है, पर इस पर वो अभी तक चुप्पी साधी हुई है। भाजपा के कोई भी नेता का बयान अभी तक नहीं आया है, तो ये चुप्पी किस लिए है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है सत्यम। ओमशील, इससे पहले भी तमाम मूवी आई हैं जिसको लेकर भाजपा ने ठोस कदम भी उठाया है, लेकिन इस बार इस मूवी को लेकर किसी भी पार्टी यानी कि किसी भी नेता का बयान सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन पहले अगर बीजेपी इन चीजों को लेकर सवाल खड़े करती थी या फिर तमाम चीजें सामने लेकर आती तो कांग्रेस इस पर सियासत करती थी और इसको प्रोपोगेंडा बताती थी बीजेपी का। जरूर सत्यम, और आपको बता दूं सत्यम कि जो सेंसर बोर्ड है वो 2014 के बाद भी काफी एक्टिव हुआ है। जिस तरीके से पहले किसी भी मूवीज को परमिशन दे दिया जाता था, पर अब उसमें बहुत सशक्तियां आ गई हैं और बहुत उसमें देख रेख के साथ ही मूवी को पास किया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ आदि पुरुष वाले मामले में कि इस तरीके का डायलॉग जो कि सराहनीय नहीं है, जिसको आप रामायण से रिलेट नहीं कर सकते हैं, उसको सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। तो कई सवाल हैं जो कि विपक्ष उठा रहे हैं, सरकार पर उठा रहे हैं कि सरकार की चुप्पी क्या बताती है। तो तमाम सवाल हैं जो कि सरकार पर खड़े हो रहे हैं और विपक्ष खड़ी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओमशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आदिपुरुष की फिल्म के लगने के बाद पूरे प्रदेश सहित वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने यहां पर ऐतराज जताया है और इसके तहत हिंदूवादी संगठनों ने रामायण रचित इस आदिपुरुष के फिल्म को लेकर कहा है कि इसे तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। बचकाने डायलॉग से रामायण को ठेस पहुंची है। रामायण हिंदुओं के आस्था का एक महान ग्रंथ है जिसको मजाक उड़ाया गया है। और इसको लेकर वाराणसी के हिंदू संगठनों की ओर से अपर पुलिस कमिश्नर वाराणसी संतोष सिंह के पास जाकर हिंदू समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत लोगों ने मांग की है कि फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर इस पर त्वरित बड़ी कार्रवाई की जाए। एक पिक्चर में सोशल मीडिया पर, टीवी पे एक पिक्चर का प्रोमो चल रहा था जिसमें प्रभास के द्वारा, सैफ अली खान के द्वारा, कृति सेनन के द्वारा एक चलचित्र बनाया गया है जो आदि मानव या आदि पुरुष के नाम से चल रहा है, जो कल रिलीज भी हुआ है, जिसमें भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान और महापंडित रावण के किरदार को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। आदि पुरुष करके फिल्म आई हुई है जिसके विरोध में हम कचहरी के अधिवक्ता बंधु इस फिल्म का विरोध करते हैं पूरी तरीके से, और उसके खिलाफ, उस फिल्म के खिलाफ हम लोग निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मुकदमा के लिए अपर आयुक्त पुलिस कमिश्नर साहब श्री संतोष कुमार सिंह जी से मुलाकात की और हम चाहते हैं कि उसमें मुकदमा पंजीकृत। और दिल्ली के आरकेपुरम थाना इलाके में सनसनीखेज घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर बदमाशों ने अंबेडकर बस्ती में 2 बहनों को गोली मार दी है। जख्मी दोनों बहनों को दिल्ली के
एसजे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गोली की आवाज सुन इलाके में हड़कंप मच गया और किसी ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दी है, तो वहीं तत्काल एक टीम मौके पर पहुंची है और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बहनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद में दोनों बहनों की हत्या हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनेंद्र हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, दो बहनों की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल सत्यम, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आए दिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ये ताजा मामला दिल्ली के आरके पुरम का है, जहाँ पर पैसों के लेन देन को लेकर दो बहनें अपने भाई को बचाने जाती हैं। सुबह लगभग 3:30 बजे की घटना है। तो दोनों बहनों को जो कहा जाए साफ तौर से पैसे की वसूली करने आए लोगों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया और साफ तौर से दोनों बहनों को मौत के घाट उतार दिया। जब वो सफदरजंग जंग पहुंचती हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया और ये पैसे का पूरा लेन देन है। जो आरोपी है साफ तौर से पुलिस उनकी छानबीन में जुटी हुई है लगातार है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और साफ तौर से कहा जाए पुलिस जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। जबकि ये महिलाएं जो है वो ललित नाम का युवक था, उसकी बहनें बताई जा रही हैं। दोनों साफ तौर से पैसे के लेन देन को लेकर और आज सुबह जब उनके दरवाजे पर हंगामा हुआ तो आस पड़ोस के लोग पहुंचे और PCR को कॉल किया। कुछ ही देर बाद ललित के घर पर फिर वो लोग पहुंचते हैं और हंगामा करने के बाद लगभग 20 मिनट तक कहा जाए एक के बाद एक कई फायरिंग की और जिसमें दोनों बहनें उनके सामने आ जाती हैं और दोनों बहनों की मौत हो जाती है। जी सत्यम। अवनेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की किस तरीके से धरपकड़ कर रही है? क्या कोई टीम गठित की गई है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से जो आरोपी हैं उनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जो दिल्ली पुलिस उसने साफ तौर से कहा है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली पुलिस किस तरीके से और कितनी जल्दी गिरफ्तारी करती है, जबकि दिल्ली पुलिस के ऊपर आए दिन सवाल खड़े होते हैं और तमाम दिल्ली की ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दिल्ली में वारदात थमने का नाम नहीं ले रहे, जबकि शुरू से ही दिल्ली दिल वालों की बताई जा रही थी, लेकिन अब कहीं कहीं दिल्ली खूनी होती जा रही है। जी सत्यम। बिल्कुल, दिल्ली कहीं ना कहीं खूनी होती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों के पास तक पहुंचती है और इनको गिरफ्तार कर जेल में भेजती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अयोध्या से सामने निकल कर आ रही है। अयोध्या में नया घाट पर ड्यूटी कर रहे एक यातायात उप निरीक्षक की हिट स्ट्रोक से मौत हो गई है और इसके साथ ही एक यातायात आरक्षी को भी हिट स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सूचना मिलते ही अस्पताल में SP यातायात आदि वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए थे और मूल रूप से देवरिया जिले में रुद्रपुर के रहने वाले यातायात उप निरीक्षक 53 साल के विनोद सोनकर 2 महीना पहले ही लखनऊ से स्थानांतरित होकर अयोध्या आए थे और उनकी ड्यूटी नया घाट पर लगी थी। बताया जा रहा है कि दिन में भी उन्हें बुखार की शिकायत थी। शाम होते होते वो गर्मी से परेशान हो गए और हालत खराब होने पर नया घाट पुलिस चौकी में जाकर बैठ गए और हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सहारनपुर से सामने निकल कर आ रही है। सहारनपुर के गंगोह के मोहल्ला टकान में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपनी बुआ के घर आया था। बुआ के घर ही उसने खुद को गोली मार ली है और उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें युवक ने अपने प्रेम विवाह का जिक्र करते हुए लिखा है कि उसने प्रेम विवाह किया था। अब उसकी पत्नी के घर वाले पत्नी को उसके पास नहीं भेज रहे हैं। मृतक युवक ने अपनी पत्नी, उसके माता पिता, भाई और रिश्तेदारों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर हरदोई से है। हरदोई के विलग्राम तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एसडीएम ने फरियादियों को गाली देकर भगा दिया है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एसडीएम के साथ सीडीओ फरियादियों की शिकायत सुन रही थी और इसी बीच एक फरियादी ने तहसील पर तैनात राजस्व निरीक्षक पर जमीन का कब्जा दिलवाने के नाम पर 20,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इस बात को सुनकर
आपको बताते चले कि विवादों में रहने वाले एसडीएम भड़क उठे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए पीड़ित को वहां से भगा दिया है, जिसका वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जरा देखिए, यहां पर फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों को देखिए किस तरीके से गाली गलौज करके फरियादी को भगा दिया। दरअसल फरियादी ने एक अधिकारी पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसडीएम साहब भड़क गए और इसके बाद फरियादी को वहां से भगा दिया। ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इस ऑडियो को हम सुना नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ही गालियों का प्रयोग किया गया है। आपसे मैडम को सुनते रहे और फिर एसडीएम ने कहते हो आरोप झूठा लगा रहा। तो उसको कहीं भगा दो, निकालो, चलो भागो। एसडीएम ने कहा। आपकी पूरी बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी? मैडम ने पूरी बात सुनी थी। अच्छा। हाँ, मैडम ने पूरी बात सुनी थी। मैडम कहने ठीक है, जाइए आप। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, एक फरियादी को भगाया गया है, वो भी गाली गलौज करके, उसका कोई भी समस्या नहीं सुनी है, एसडीएम पर ये तमाम आरोप हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेके आता है उसकी अगर समस्या सुलझने वाली है तो सुलझा दें, अगर नहीं सुलझने वाली है तो उसको प्यार से समझा दें और किस तरीके से क्या होगा उसको पूरी जानकारी दे दें। लेकिन हरदोई में अधिकारी निरंकुश है, ये जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है एसडीएम साहब, ये एक अभी मामला जल का है कि सत्तापक्षी सांसद, बीजेपी सांसद के साथ जो है बर्ताव इनका गलत था, जिसपे उन्होंने कड़ा रुख तैयार किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से और वहां अपने संसद में भी इसकी शिकायत के लिए बोला था। और ताजा मामला यह है कि संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था जिसमें फरियादी अपनी शिकायत लेके आया था कि उसकी जो जमीन नापने के लिए कानून गो ने 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 10,000 रुपए उसने दे दिए थे, 10,000 रुपए नहीं दिए थे, जिसके कारण उसकी वो नाप नहीं रहे थे, काफी परेशान कर रहे थे, जिसकी एप्लीकेशन लेके आए थे। लेकिन एसडीएम साहब के आप साफ तौर पे विजुअल में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उनका कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं था कि उसकी फरियादी की एक बात सुन तो लेते। यहाँ तक कि जो मौजूद सीडीओ थी उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात को, समस्या को निस्तारित किया जाएगा। लेकिन एसडीएम जो है, जो जिनके ऊपर वहाँ का तहसील का या मुख्यालय का पूरा कता धता होते हैं, उन्होंने उस फरियादी को इस तरीके से दुत्कारा है, फटकारा है, जो साफ तौर पर सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये निरंकुश अधिकारियों पर जब तक लगाम नहीं, बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर एसडीएम की अभद्रता साफ तौर पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। चौकीदार के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर 3 युवक चौकीदार के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और युवक चौकीदार से बेरहमी के साथ मारपीट कर रहा है, उसके साथ लात घूंसे चला रहा है। मारपीट कर युवक मौके से फरार भी हो गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से चौकीदार के साथ मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो सामने निकल कर आया है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट कर युवक मौके से फरार हो गया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महावीर चौक का ये पूरा मामला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी कुमार, यहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, एक चौकीदार के साथ मारपीट की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, आपको बता दें पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र के महावीर चौक का बताया जा रहा है, जहाँ का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चौकीदार मोहित को जब ये टॉयलेट कर रहा था तो दुकानदार द्वारा पीटा गया है। उसके कई साथी भी इसमें मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो पीड़ित चौकीदार मोहित है उसके द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीबद्ध करा दिया गया है 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ, और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में सीसीटीवी के आधार पर जुट गई है। जी, इन आरोपियों की कोई शिनाख्त हो पाई कि आखिर कौन आरोपी हैं और किन लोगों ने और किस वजह से इस पर हमला किया गया है? दरअसल बता दूं कि पूरा मामला जो है टॉयलेट करने को लेकर था कि रात के समय जो चौकीदार है वो दुकान के आगे टॉयलेट कर रहा था, तो दुकानदार ने देख लिया, जिस पर वो गुस्सा हो गया और उसने मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसके 2 साथी अन्य आए, उन्होंने भी मारपीट की है और बहुत बुरी तरीके से जो
है चोटिल किया है चौकीदार को। उसके बाद में इसने पूरी जानकारी देते हुए प्रशासनिक आला अधिकारी ने बताया कि दो अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें उनका कोई पता नहीं चल पाया क्योंकि वो मौके से फरार है, लेकिन इसमें जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सहारनपुर में पुलिस ने सुमित हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया है कि मृतक के भाई रामकुमार ने अपने भाई सुमित कुमार के गुम हो जाने के संबंध में थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस की ओर से गहनता से छानबीन की गई, जिसके बाद मृतक सुमित कुमार का शव जंगल से बरामद हुआ था। वहीं आरोपी ओमपाल की पत्नी के मृतक सुमित से प्रेम प्रसंग के चलते परेशान होकर आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने सुमित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया जा रहा है, उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। एक घटनाक्रम इस प्रकार है कि मृतक एक फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी झबरेड़ा से ऑपरेट करता था, जिसके पास देवबंद के कुछ गांव भी थे, जिसमें जटौल दामोदरपुर गांव भी शामिल था। 13 तारीख को कलेक्शन करने के लिए वो गांव। और जोगेंद्र कल्याण हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जोगेंद्र कल्याण, बताया गया है कि सुमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, आखिर क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला सहारनपुर के थाना देवन का, जहाँ पर 14 जून को सुमित नाम के युवक की हत्या करके उसका शव वहीं डाल दिया गया था। जब पुलिस को एक ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। जब पुलिस ने इसकी छानबीन की परिजनों के आधार पर, तो पुलिस ने पूरे मामले को सुलझा दिया। जहाँ पर सुमित था, एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पर कलेक्शन करने आता था। वहीं पे देवन के जो ग्राम है बंदरजुड़ा काशनी, वहाँ कलेक्शन के लिए आया था। तो इससे बताया जा रहा है महिला से एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग का जब उसकी महिला के पति को पता चला था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने 3 साथियों के साथ इसी गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। जोगेंद्र, इन आरोपियों के बारे में कुछ इनका पुराना इतिहास भी खंगाला है पुलिस ने क्या? देखिए, पुलिस का कहना है कि इनका पुराना इतिहास कोई नहीं है, बस इन्होंने महिला के पति और इनके जो दोस्त हैं ओमपाल उर्फ काकू और विशाल, लक्षित, अक्षय, इन तीनों ने चारों ने मिलकर इसकी हत्या को अंजाम दिया है, जिसमें ओमपाल जो उर्फ काकू है यह भी फरार चल रहा है। चलिए जोगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में देश के 3रे नंबर के मीट निर्यातक HMA ग्रुप पर राज्य GST ने छापेमार कार्रवाई की है। 60 अधिकारियों की टीम जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि BSP के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उनके परिजनों के नाम से HMA ग्रुप संचालित हो रहा था और HMA ग्रुप पैकेज्ड, और इसको लेकर फिलहाल यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। GST की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।